Welcome, students. RN classes is back with the discussion of another school test. This test was conducted by Sacred Heart School for class 9th on 21st of February 2022. Right? Time given was 2 hours and the maximum marks was 40. Straight away, jumping on to question number 1. Question is factorize using suitable identity. अब इस पॉलिनोमियल को क्या करना है? फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. आइडेंटिटी लगाने के लिए तो क्या करनी पड़ेगी? ऑब्जर्वेशन. अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है. यहाँ देखो 125x क्यूब. क्या ये किसी का क्यूब है? होल क्यूब. सोचो ये नंबर किसका होल क्यूब है? 125 5 का होता है. x का क्यूब 5x होल क्यूब माइनस. अच्छा क्या ये भी किसी का क्यूब है? देख लेते हैं. 1/27 किसका क्यूब होगा? 1/3 का. साथ में क्या है? y. 1/3 टू y होल क्यूब. ये बन गया. अच्छा क्या कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हो? उसने फैक्टराइजेशन के लिए बोला है ना. क्या कोई आइडेंटिटी आती है जिससे इसकी फैक्टराइजेशन हो जाए? हमें क्या आता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब. इसकी फैक्टराइजेशन आती है. बोलो क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये होती है. ठीक है. अब ए यहाँ पे ए हमारा क्या है? 5x. बी क्या है? 1/3y. तो ए माइनस बी 5x माइनस 1/3y इंटू ए स्क्वायर. ए इज 5x तो 5x स्क्वायर प्लस ए बी. a is 5x, b is 1/3y plus b square that is 1/3y whole square. देखें 5x minus 1/3y into 5x whole square that is 25x square. Now 5 into 1/3 5/3 into xy plus 1/3y whole square that is y square over 9. ये मिल गई तुम्हें फैक्टराइजेशन. Right? Yes. Now moving on to question number 1 or part. Question is factorize using suitable identity. अब इसकी भी factorization करनी है using suitable identity. अब देखते हैं observation. अब यहाँ पे क्या है? 1. यहाँ 64a क्यूब. बात बताओ 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का क्यूब माइनस 64a क्यूब. किसका होल क्यूब लिख सकती हूँ? 64 किसका क्यूब होता है? 4 का. साथ में क्या है? a क्यूब. तो 4a होल क्यूब. ठीक है. अब ये वाली टर्म्स ये नहीं पता चल रहा मुझे. कैसे देखें? बात बताओ. अगर मैं बोलूँ x is 1 एंड y is 4a तो ये कैसी टर्म्स है? x क्यूब माइनस y क्यूब. राइट. अब ऐसी टर्म्स कहाँ पे आएंगी? x माइनस y के होल क्यूब में. बोलो क्या होते हैं? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब. अब ये टर्म्स तो पढ़ी हैं. क्या ये वाली टर्म्स भी पढ़ी हैं? चेक कर लेते हैं. देखते हैं. अब माइनस 3x स्क्वायर y चाहिए. माइनस 3 x है मेरा 1 तो 1 स्क्वायर. y मेरा क्या है? 4a तो देट इज 4a. चेक करें. 3 इंटू 4 12a. अच्छा यहाँ पे यही था तो ये टर्म तो प्रेजेंट है. अब ये वाली चेक करनी है. प्लस 3x. x इज 1 y इज 4a तो 4a स्क्वायर. नाउ 4a होल स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16. 16 3 are 48. साथ में a स्क्वायर ये भी प्रेजेंट है तो ये तो बन नहीं गया x माइनस y का होल क्यूब. नाउ x इज 1 y इज 4a तो 1 माइनस 4a होल क्यूब. ये मिल गई इसकी फैक्टराइजेशन. यस. नेक्स्ट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if AB is 6 centimeter BC is 8 centimeter then find the length of BD. ये लेंथ चाहिए तुम्हें where D is the midpoint of AC. मतलब ये और ये क्या है? इक्वल. अब D मिड पॉइंट है AC का और तुम्हें ये लेंथ चाहिए मतलब वर्टेक्स D का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम T. ठीक है. अब BD चाहिए. ये कैसे मिलेगा? D तो मिड पॉइंट था. तुम्हें एक रिजल्ट पता है क्या?
midpoint of hypotenuse is equidistant from all three vertices. मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो तीनों इक्वल है. अगर किसी तरह से मुझे ये डिस्टेंस मिल गया तो काम हो गया. अब ये कैसे देखें? अच्छा, क्या पूरा AC मिल जाएगा तुम्हें? बोलो, ये लेंथ मिल जाएगी? ये 6, ये 8, ये तो दिख रही है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज 10 सेंटीमीटर. ये 10 है, D मिड पॉइंट है, तो ये 5, तो फिर ये भी क्या होगा? 5. पर सब्जेक्टिव पेपर है, लिखना तो पड़ेगा, ऐसे तो बात बनेगी नहीं. देखते हैं. राइट, तो इन ट्राइंगल ABC, अब राइट ट्राइंगल है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. नाउ AB स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर, BC स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, दिस इज 100. तो AC स्क्वायर 100, तो AC तो आ गया 10 सेंटीमीटर. अब D मिड पॉइंट है, तो AD is 5 and DC is 5 as D is midpoint. अब हमें तो BD पे जाना है ना, तो लिखना पड़ेगा AD is equal to BD is equal to DC. Reason, midpoint of hypotenuse is equidistant from the three vertices of the triangle. ठीक है. So BD is 5 सेंटीमीटर, यही फाइंड करना था तुम्हें. ठीक है. Yes. Next, move on to question number 3. Question is, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C. अब क्या बोले? ABCD is a rhombus. अब बना लें. Say this is ABCD. अब rhombus है मतलब all sides are equal. ये पता है तुम्हें. अब चाहिए क्या? Show that the diagonal AC, diagonal बना लो AC, bisects angle A, ये एंगल A, ये एंगल C, as well as एंगल C. मतलब हमें क्या शो करने हैं? ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है. अब कैसे शो करें? पहले लिखें, टू प्रूव एंगल DAC is equal to angle CAB and angle DCA is equal to angle BCA. ये चाहिए मुझे. अब कैसे करें? अब ABCD रोम्बस है, तो मुझे ये पता है कि ये और ये साइड्स इक्वल है. क्या इससे एंगल पे जा सकते हैं? बिल्कुल, ट्राइंगल के एंगल्स पे तो जा सकते हैं. तो देख लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC, AB किसके इक्वल है? BC के इक्वल. ये और ये इक्वल है. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. बिल्कुल. से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2. AB इज इक्वल टू BC. रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं गिवन कि ABCD रोम्बस है. तो साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. ठीक है. सो AB के ऑपोजिट एंगल 2, BC के ऑपोजिट एंगल 1, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल हो गया. अगर मैं बोलूं इसको एंगल 3, क्या एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है? ध्यान से देखना जरा. बिल्कुल. क्यों? ABCD क्या है? रोम्बस. अगर ABCD रोम्बस है तो ABCD पैरेललोग्राम भी है. तो ये और ये तो पैरेलल भी है. और ये क्या है? ट्रांसवर्सल. तो फिर ये कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये तो इक्वल होंगे. ठीक है. नाउ AD is parallel to BC and AC is transversal. Angle 3 is equal to angle 2. Reason, alternate interior angles. So say this is equation 1.
दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला, 2 भी 1 के इक्वल, 2 3 के भी इक्वल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल कर दिए तो मतलब AC बाइसेक्ट्स एंगल A, दिस इंप्लाइज AC बाइसेक्ट्स एंगल A। अच्छा ये तो हो गया, मतलब DAC CAB के इक्वल आ गया। अब और क्या करने हैं, DCA ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल करने हैं, DCA इक्वल टू BCA से दिस इज 4। अब हमें चाहिए 2 इक्वल्स टू 4, क्या वो भी हो जाएगा, देख लो 3 2 के इक्वल है, क्या 3 और 4 इक्वल है। अब इन ट्राइंगल ADC चले जाओ, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो 3 और 4 तो इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ADC AD is equal to DC, reason sides of rhombus। ठीक है, सो AD के ऑपोजिट एंगल 4, DC के ऑपोजिट एंगल 3, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब 4 3 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। दिस implies AC bisects एंगल C as well। यही प्रूव करना था, हो गया, कितना आसान क्वेश्चन था। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट। क्वेश्चन इज in a parallelogram show that the angle bisectors of adjacent angles intersect at right angle। अब क्या बोले, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, किसमें, पैरेललोग्राम में। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, एक पैरेललोग्राम से दिस इज ABCD अ पैरेललोग्राम। अब एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स में एक A का बाइसेक्टर ले लेती हूँ, ये और ये इक्वल है, और एक B का बाइसेक्टर ले लेती हूँ, ये और ये एंगल इक्वल है, से दे मीट एट पॉइंट P। कहते हैं शो दैट दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब ये जो एंगल है ये कितना शो करना है, 90 डिग्री। टू शो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे करें, तुम्हें क्या पता है, AP बाइसेक्टर है एंगल A का, PB बाइसेक्टर है एंगल B का। अच्छा ये दोनों एंगल्स इक्वल है, से दिस इज X तो ये भी क्या होगा, X, से दिस इज Y तो इसका मेजर भी Y। अब एंगल APB, बात बताओ, इन ट्राइंगल APB कैसे जाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल APB आ जाएगा 180 माइनस X प्लस वाई। अब अगर X प्लस वाई मिल गया तो क्वेश्चन हो गया। अब X प्लस वाई कहाँ से मिलेगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो 2x प्लस 2y पता है तो वहां से x प्लस वाई भी पता है। अब लिखना कैसे है, देखें, अब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, adjacent angles of parallelogram are supplementary। Now angle A is 2x, angle B is 2y, this is equal to 180 degree। This implies x plus y is 180 by 2, that is 90 डिग्री। ये आ गया तुम्हारे पास। अब जाना है एंगल APB पे, तो कहाँ से जाएंगे, ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल APB एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल ABP इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ ये तो फाइंड ही करना है, एंगल APB प्लस PAB दैट इज x, एंगल ABP that is y is equal to 180 degree। Now angle APB is equal to 180 degree minus x plus y। अब अच्छा x plus y तो तुमने फाइंड कर लिया, तो 180 डिग्री माइनस 90 तो दिस इज 90। यही तो प्रूव करना था, क्वेश्चन तो वेरी इजी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज construct 15 degree angle
यूजिंग रूलर एंड कंपस। अब एंगल बनाना है 15 डिग्री का रूलर और कंपस की हेल्प से। अच्छा 15 डिग्री सोचो बनाओगे कैसे, तुम्हें क्या बनाना आता है 60 डिग्री। अब 60 से 15 पे कैसे पहुंचे? अच्छा 16 से 30 पे पहुंच सकते हो, बिल्कुल, इसको बाइसेक्ट करके। अच्छा क्या 30 से 15 पे पहुंच सकते हो? बिल्कुल, अब 30 को बाइसेक्ट कर देंगे, राइट। अब रूलर और कंपास की हेल्प से बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक इनिशियल रे बना लेती हूँ जिसके ऊपर एंगल बनाएंगे, ठीक है। दिस इज ओ ए। अब सबसे पहले क्या बनाओगे 60 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे रखी टिप ऑफ द कंपास विद सम रेडियस, आर्क लगा दी। नाउ टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ विद द सेम रेडियस, यहाँ आर्क लगा दी। ये बन गया तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा 30 पे। 30 पे बोलो कैसे जाएंगे, बाइसेक्ट करके। यहाँ रखी टिप ऑफ द कंपास, हाफ से ज्यादा ओपन करी, आर्क लगाई। टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ विद द सेम रेडियस, इधर आर्क लगा दी। तो ये बन गया तुम्हारा 30 डिग्री। अब और कहाँ जाना है 15 पे। तो ये जो 30 है इसको बाइसेक्ट कर दो। कैसे करें, टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, हाफ से ज्यादा ओपन करी, आर्क लगाई। देन टिप ऑफ कंपास रखी यहाँ, हाफ से ज्यादा ओपन करी, आर्क लगाई। ये बन गया तुम्हारे पास कितना एंगल 15 डिग्री। अब जो एंगल उसने पूछा है वो तुम्हारा डार्क होना चाहिए, ध्यान से इसको थोड़ा डार्क करोगे या फिर इसको थोड़ा लाइट कर देना 30 और 60 को, ठीक है। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज in the given figure ABC is an equilateral triangle. Find angle BEC and angle BDC. ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं और पता क्या है ABC is an equilateral triangle। कैसे चले, देखो इस एंगल पे जाने हैं, डायग्राम में तो दिख रहा है ABEC, कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक। अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये मिल जाएगा मुझे, अगर ये मिल गया तो क्या ये एंगल पता है, देख तो लो ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल तो तुम्हें पता है, बोलो कितना 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो इससे ये फाइंड कर सकते हो। अब ये मिल गया तो ये भी मिल गया। अब कर देते हैं क्वेश्चन। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सो 3 टाइम्स एंगल A इज 180, तो एंगल A इज 60 डिग्री। वैसे तो तुम सीधा यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब एंगल A मिल गया। देखें नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABEC एंगल BAC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। Now angle BAC that is 60 degree plus angle BEC is equal to 180 degree. So angle BEC is 180 minus 60 that is 120 degree. ये आ गया तुम्हारे पास 120 डिग्री। क्या ये एंगल भी मिल गया? बात बताओ, ये एंगल कौन सी आर्क से प्रेजेंट कर रही है? BEC, ये आर्क से प्रेजेंट कर रही है। अच्छा BAC भी तो यही आर्क से प्रेजेंट कर रही है, तो ये कैसे एंगल्स हैं? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। नाउ एंगल BDC is equal to angle BAC. Reason, angles in the same segment are equal. Now angle BAC is 60 degree, so angle BDC is 60 degree. यही तो फाइंड करना था। Yes. Next move on to question number 6. Question is, a joker's cap is in the form of a right circular cone of height 24 centimeter and base diameter 14 centimeter. Find the area of sheet required to make 10 such caps.
क्या कहता है कि एक जॉकर्स कैप सबने देखी होगी, जॉकर्स कैप देखी होगी, बर्थडे कैप देखी होगी, ठीक है। वो कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर, कौन है, हाइट। अब हाइट की बात हो रही है तो कौन सी हाइट, वर्टिकल हाइट, दैट इज 24। डायमीटर, बेस का डायमीटर है 14, तो रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब 10 कैप्स का एरिया चाहिए। एक बात बताओ, अगर एक का मिल गया तो 10 का अपने आप मिल गया, एक का फाइंड कर लेते हैं। अब शीट कहाँ कहाँ यूज होगी, कर्व्ड सरफेस पे। कैप तो देखी है, पहनोगे कैसे अगर यहाँ भी लगा दी तो, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, ये भी फाइंड करना आता है, क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो एरिया ऑफ शीट required for one cap is equal to curved surface area of the cone, that is pi r l। अब pi कुछ नहीं बोला तो 22/7, r that is 7 क्योंकि डायमीटर 14 था। l, अब l तो पता ही नहीं, अच्छा क्या पता है, आर और एच पता है, तो एल तो फाइंड कर सकते हो, कैसे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ आर इज 7 तो 7 स्क्वायर प्लस एच इज 24 तो 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, इन दोनों का सम क्या, दैट इज 625। तो यहाँ से एल क्या आ जाएगा 25, तो रख देते हैं एल की वैल्यू। अब एरिया ऑफ वन शीट, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 22 into 25 that is 550 square सेंटीमीटर। अब ये तो रिक्वायर्ड फॉर वन कैप था, मेरे को कितनी कैप्स का चाहिए, 10 कैप्स का। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, दिस इज इक्वल टू 550 into 10 that is 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था, राइट, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन बी, 3 मार्कर्स। देखें क्वेश्चन है, इफ x plus 2 is a factor of the polynomial this, then find the value of k। अब उसने क्या बोले, x plus 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अच्छा अगर ये फैक्टर है तो -2 इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, 0, right। So this polynomial is p of x, that is 4x cube plus 5x square minus kx plus 6। अब हमें क्या पता है, -2 इस पॉलिनोमियल की 0 है, तो given x plus 2 is factor, so -2 is 0 of p of x। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखें, -2, तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। अब मतलब p ऑफ -2 0 है। अब p ऑफ -2 फाइंड करना आता है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रख दो, -2, तो 4 into -2 क्यूब प्लस 5 into -2 स्क्वायर माइनस k into -2 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ -2 क्यूब -8, -8 4 जा -32 प्लस -2 स्क्वायर 4, 4 5 are 20, माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -32 प्लस 20 -12 प्लस 6 -6, तो 2k minus 6 is equal to 0. This implies 2k is equal to 6 and k is equal to 3. और k की वैल्यू फाइंड करनी थी। कितना आसान क्वेश्चन था। Yes. Next, move on to question number 8. Question is, construct a triangle ABC in which BC is 5 centimeter, angle ABC is 60 degree and AB plus AC is 8.5 centimeter using a ruler and compass. अब कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे? रफ स्केच पे। तो रफ स्केच बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करें? बेस बनाएं BC, दैट इज 5 सेंटीमीटर सपोज। अब एंगल भी बना लिया सेम मैंने 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या है? AB प्लस AC। अब AB प्लस AC कितने? 8.5। तो सपोज यहाँ कट कर दिया तुमने, दिस इज पॉइंट D। AB प्लस AC दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल के लिए मुझे क्या चाहिए? वर्टेक्स A। वर्टेक्स A कहाँ मिलेगा? बोलो।
BD लाइन सेगमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये है क्या, AB प्लस AC, इसी के ऊपर ही होगा। अब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब कैसे देखें कहाँ है? अगर तो सपोज मैं यहाँ लेती हूँ, ये तो तुम्हारा बन गया AB है ना, ये क्या बन गया AC, यही बनेगा क्योंकि पूरा कितना है AB प्लस AC। अच्छा ये था AC तो यहाँ भी है, मतलब जो पॉइंट A होगा वो D और C से कहाँ होना है, सेम ही डिस्टेंस पे। ऐसे पॉइंट्स कहाँ होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। नाउ ज्वाइन D विद C, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, वो जहाँ पे इसको कट करेगा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट A हो जाएगा, दिस वन। नाउ ज्वाइन A विद C, ये आ गया तुम्हारा रफ स्केच। अब जाना कहाँ है, फिर स्केच पे। ठीक है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट BC विद द हेल्प ऑफ रूलर, ये बना लिया मैंने BC, ये काफी बड़ा बन गया है वैसे, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट एंगल B 60 डिग्री। अब टिप ऑफ कंपास है कि यहाँ विद सम रेडियस आर्क लगा दी। नाउ टिप ऑफ कंपास है कि यहाँ आर्क लगाई, ये बन गया तुम्हारा एंगल 60 डिग्री। और क्या चाहिए, AB प्लस AC 8.5 सेंटीमीटर। टिप ऑफ कंपास है कि यहाँ कितना ओपन करोगे, 8.5 सेंटीमीटर, आर्क लगा दी, से दिस इज पॉइंट D। AB प्लस AC दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन D विथ C, D को किया C से ज्वाइन। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाए, टिप ऑफ कंपास है कि यहाँ हाफ से ज्यादा ओपन करी, आंख लगा दी, आंख इधर लगाई और एक आंख इधर लगाई। देन टिप ऑफ कंपास है कि यहाँ इधर आंख लगाई, इधर आंख लगा दी, ये बन गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC। देन दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट A, जहां पे ये BD को कट कर रहा है। नाउ ज्वाइन A विद C, ट्राइंगल ABC इज रेडी। अब जो ट्राइंगल है तुम्हारी उसको थोड़ा डार्क भी करना होता है, ये है ABCD। ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज इफ Px is x cube plus 3x square minus 2x plus 4, then find the value of P of 2 plus P of minus 2 minus P of 0। अब ये वैल्यू चाहिए, ये कैसे मिलेगी, जब P of 2 मिलेगा, P of minus 2 मिलेगा और P of 0 मिलेगा। क्या ये फाइंड करना आता है, P of 2, इसका मतलब क्या है, x की जगह क्या रखना है, 2, तो रख दें, x की जगह रखा 2, 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 square minus 2 into 2 plus 4. Now 2 cube is 8, 2 square 4, 4 3s are 12, minus 4 plus 4, ये और ये तो कैंसिल ही हो गए, 8 plus 12 that is 20, ये तो मिल गया तुम्हें 20। नेक्स्ट क्या चाहिए, P of minus 2, तो इसमें x की जगह क्या रखें, minus 2, तो minus 2 क्यूब प्लस 3 इंटू minus 2 square minus 2 into minus 2 plus 4। Now minus 2 cube that is minus 8, minus 2 square 4, 4 3s are 12, minus minus plus 2 2s are 4 plus 4। Now 4 4 8, minus 8 के साथ ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 12। P of 0, अब P of 0 है, देखें x की जगह क्या रखने, 0 0 0, तो ये तो बन गया 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 4, ये सारी टर्म्स तो 0 ही है, ये क्या आया 4। अब ध्यान से, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये गड़बड़ नहीं कर देनी। P of 2 that is 20 plus P of minus 2 that is 12 minus P of 0 that is 4। Now 20 plus 12 32, 32 minus 4 that is 28. This is your answer. Yes. Next move on to question number 10. Question is, a school provides milk to students daily in cylindrical glasses of diameter 7 centimeter. If glass is filled with milk up to the height of 12 centimeter, find how many liters of milk is needed to serve 1600 students. क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल ग्लासेस में मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, ये बनाया मैंने गिलास, ठीक है,
और बेस डायमीटर दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितने हैं 7/2 सेंटीमीटर. अब मिल्क इज फिल्ड अप टू द हाइट 12 सेंटीमीटर, से इस हाइट तक फिल्ड है 12 सेंटीमीटर. अब वो क्या कहते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज नीडेड टू सर्व 1600 स्टूडेंट्स. अब 1600 स्टूडेंट्स के लिए कितना मिल्क चाहिए, उसके लिए तो देखना पड़ेगा एक के लिए कितना चाहिए. अब एक को कितना मिल रहा है, दिस मच, जितना इस गिलास में है यहाँ तक. पहले ये देख लेते हैं, ठीक है. तो मिल्क रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टूडेंट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. ये क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर एच. नाउ पाई कुछ नहीं बोला, 22/7 आर स्क्वेयर. रेडियस इज 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट, दैट इज 12. अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो ये आया 22 इंटू 7 3 जार 21. दिस मच मिल्क क्यूबिक सेंटीमीटर लिख देते हैं फॉर 1 स्टूडेंट. अब कितने स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, 1600 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए. तो मिल्क रिक्वायर्ड फॉर 1600 स्टूडेंट्स. देखें, अब 1 के लिए इतना है, तो 1600 के लिए 1600 इंटू 22 इंटू 21 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. अब मल्टीप्लाई करें, 1600 इंटू 22 इंटू 21, दैट इज 462. नाउ अब 462 को 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. अच्छा, 16 का टेबल आते हैं, 16 2 जार 32, 3 कैरी, 16 6 जार 96, 96 प्लस 3 99, फिर 9 कैरी, 16 4 जार 64, 64 प्लस 9 73. साथ में क्या है, 2 जीरोस, क्यूबिक सेंटीमीटर. क्या क्वेश्चन हो गया, नहीं. स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना जरा. उसने बोला था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, ये तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में है, तो लीटर्स में चेंज किए बिना नहीं छोड़ सकते. अब लीटर्स में कैसे चेंज करें, बात बताओ. 1 लीटर किसके इक्वल होते, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के. अब क्यूबिक सेंटीमीटर से लीटर्स पे जाना है, तो बोलो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड. नाउ 739,200 ओवर 1000 लीटर्स. अब क्यूबिक सेंटीमीटर्स लीटर्स में चेंज हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 739.2 लीटर्स. ये तुम्हारा आंसर, ध्यान से. यस. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 और पार्ट. क्वेश्चन इज अ cylindrical container with internal diameter of its base 20 centimeter contains water up to a height of 14 centimeter. Find the area of the wet surface of the cylinder. कहते हैं एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, सपोज ये मैंने बना लिया कंटेनर, ठीक है, विद इंटरनल डायमीटर. अब डायमीटर की बात करी है उसने, तो रेडियस है उसका हाफ, दैट इज 10 सेंटीमीटर. इज फिल्ड अप टू हाइट 14 सेंटीमीटर, से यहां तक फिल्ड है 14 सेंटीमीटर तक. अब चाहिए क्या, एरिया ऑफ द वेट सरफेस. बात बताओ, वेट सरफेस होगी कौन सी, वाटर कहाँ तक है, यहाँ तक, तो ये वाली कर्व्ड सरफेस जो है ये भी वेट होगी, है ना. अच्छा, क्या बेस भी वेट होगा, बिल्कुल होगा. कुछ बच्चे तो ये काउंट ही नहीं करते, ध्यान से. तो उसने पूछा है एरिया ऑफ वेट सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो एरिया ऑफ वेट सरफेस देखें क्या होगा, ये एरिया, इसको कैसे फाइंड करें, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो 2 पाई आर एच प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर. ये फाइंड करना है तुम्हें. अब जो कॉमन दिख रहा है ले लो, पाई इसमें भी है, इसमें भी है, आर इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 2h प्लस आर, यही बचा. अब रेडियस पता है, हाइट पता है, सॉल्व कर लो. पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला, 22/7, आर दैट इज 10 इंटू 2 इंटू एच, 2 इंटू 14 प्लस आर दैट इज 10, तो 22/7 इंटू 10 इंटू 2 14 आर 28, 28 प्लस 10 38. अब कर लो मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई करोगे इनको तो तुम्हारे पास आ जाएगा 8360
ओवर 7। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 1194.28 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन सी, 4 मार्कर्स। देखिए क्वेश्चन क्या है। वो कहते हैं प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। अब ध्यान से देखना, स्टेटमेंट किसकी है? मिड पॉइंट थ्योरम की। बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम ही तो प्रूव करनी थी, करें। उसने बोला लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, ये मैंने लिया ए बी का मिड पॉइंट, से दिस इज डी। ये मैंने लिया ए सी का मिड पॉइंट, से दिस इज ई। ये और ये इक्वल। अब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इज डी ई। वो कहते हैं शो करो डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज हाफ ऑफ बी सी। ये शो करना है तुम्हें। अब कैसे शो करें? पैरेलल पे जाना है। पैरेलल कहाँ आते हैं? पैरेललोग्राम में। अगर मैं प्रूव कर दूं कि बी सी और डी ई किसी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं या उनका पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन हो जाएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं? इक्वल और पैरेलल। तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब कैसे करें? उसके लिए तो पैरेललोग्राम चाहिए। अब ये दोनों तो मुझे पैरेलल करनी है ना, तो मैं कंस्ट्रक्शन तो कर सकती हूँ। बी ए के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू बी ए। अब कंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट स्टेप। ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू बी ए। अब इसको भी प्रोड्यूस कर दो। Say this is point F which meets DE produced at F। अब देखो, अब मैंने BA और CF तो पैरेलल बना ली। अब मैं चाहती हूँ BC और DE किसी पैरेललोग्राम की साइड्स या उनके पार्ट्स बन जाए। अब एक बात बताओ, BCFD क्या पैरेललोग्राम बन सकते हैं? कैसे? BD और CF तो पैरेलल हैं। अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहती हूँ मैं, तो BD और CF इक्वल कर देते हैं। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब BD और CF को किसी तरह से इक्वल करने हैं। अब दो लेंथ्स की इक्वालिटी तो आती है कॉन्ग्रुएंसी से, पर यहाँ तो ट्राइंगल्स ही नहीं है, तो कैसे करें? अच्छा एक बात बताओ, BD तुम्हारा AD के इक्वल है, क्यों? क्योंकि D तो मिड पॉइंट है। अगर ये BD और AD इक्वल हैं, तो मैं AD को CF के इक्वल कर देती हूँ, राइट? तो देखें, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE क्या क्या पता है तुम्हें? देख लो जरा। AE इक्वल्स टू EC, ये पता है तुम्हें, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल। क्यों? E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है। अच्छा और भी कुछ पता है? ये तो दिख रहे हैं ये दो एंगल से, दिस इज 1, दिस इज 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल्स? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब कंस्ट्रक्शन करिए, यूज में लेके आओ उसको। ये और ये कैसे हैं? पैरेलल। अगर मैं बोलूं ये ट्रांसवर्सल है AC, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस इज 3, दिस इज 4। एंगल 3 is equal to angle 4. Reason? Alternate interior angles. क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई? बिल्कुल। देखें, ये क्या है तुम्हारा? एंगल। ये साइड इंक्लूडेड, ये वाला एंगल। तो बाय ASA रूल ट्राइंगल ADE is congruent to triangle CFE। अब मेरे को क्या चाहिए था? CF इक्वल टू AD। क्या CF इक्वल टू AD आया? देखो, CF फर्स्ट सेकेंड, AD फर्स्ट सेकेंड, दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू CF बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब
हमें क्या पता था, डी मिड पॉइंट है, एंड ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू डी बी एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहां से क्या आया, सी एफ इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों इक्वल हैं। ऑल्सो सी एफ इज पैरेलल टू बी डी। दिस implies BCFD is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम मिल गया तुम्हें, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो BC तो पैरेलल होगा DF के, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। और BC सॉरी DF है, ठीक है, BC इज इक्वल टू DF भी होगा, इक्वल भी होती हैं। क्या क्वेश्चन हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा। अब BC पैरेलल टू क्या करना था, DE, ये हो गया तुम्हारे पास, क्योंकि DF और DE उसका हिस्सा ही है, ठीक है। उसके बाद BC इज इक्वल टू DF, BC DF के इक्वल है ना। अभी जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करी तो DE और EF भी इक्वल है। DE देखना जरा सेकेंड थर्ड, FE सेकेंड थर्ड, और DE और FE भी इक्वल थे। इसका मतलब E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ DF, राइट। तो 2 टाइम्स DE किसके इक्वल है, 2 टाइम्स DE इज इक्वल टू DF, और DF किसके इक्वल था, BC के। तो 2 टाइम्स DE इज इक्वल टू BC, तो यहां से क्या आया, DE इज हाफ ऑफ BC। अब DE पैरेलल टू BC भी हो गया, DE हाफ ऑफ BC हो गया, यही तो शो करना था, ये था क्वेश्चन, ठीक है। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 और पार्ट। क्वेश्चन इज प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ध्यान से, उसने क्या बोला, बाय एन आर्क। आर्क कैसी भी हो सकती है, माइनर आर्क भी हो सकती है, सेमी सर्कुलर आर्क भी हो सकती है, मेजर आर्क भी हो सकती है। तो तुम्हें तीनों केसेस बताने चाहिए, कुछ नहीं बोला उसने, ठीक है। तो मैंने बनाया ये सर्कल, एक दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। अब से दिस इज सेंटर, ठीक है। अब मैं सबसे पहले केस ले लेती हूँ माइनर आर्क से, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब ये वाली आर्क कैसी आर्क है, माइनर आर्क, ये। अब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल AOB। दिस एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या है, ये जो पार्ट तुम्हारा बचा सर्कल का, यहाँ पे सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने C, ये एंगल ACB, वो कहते हैं एंगल AOB ना डबल है, 2 टाइम्स एंगल ACB, एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल ACB। ये प्रूव करो, ठीक है। अब इस केस में ये है, अब जब मैंने आर्क ये ले ली, AOB एक ही लाइन में ले लिए, कौन सी आर्क बन गई है, बोलो, सेमी सर्कुलर आर्क, दिस वन। अब एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर, ये वाला एंगल AOB, और एट एनी अदर पॉइंट से दिस इज पॉइंट C, ये वाला एंगल। तो यहाँ क्या शो करना है, एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल ACB। प्रूफ सेम रहेगा, ठीक है। अब इस केस में अब मुझे लेनी है कौन सी आर्क, मेजर आर्क से, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। अब मैंने ये ले लिया आर्क, दिस वन, ये है हमारी मेजर आर्क AB। अब ये कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, सेंटर पे देखना जरा, ये है सेंटर, ये वाला एंगल रिफ्लेक्स AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB, ये शो करना है डबल द एंगल एट एनी अदर पॉइंट। अब ये पॉइंट लिया मैंने C इज डबल द एंगल ACB। प्रूफ इस केस में भी सेम है, बस एंगल रिफ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करें देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ज्वाइन
C with O and produce it to the point T. लिखनी पड़ेगी नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे. Join C with O and produce to D. सॉरी, ठीक है. अब मेरे को जाना था एंगल AOB पे. अब कंस्ट्रक्शन करने से मेरा ये एंगल दो हिस्सों में बट गया. मैं अलग अलग देख लेती हूँ. अब एंगल AOD, ये वाला एंगल, दिस वन, ट्राइंगल COA का कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट के. तो इन ट्राइंगल COA एंगल AOD इज एक्सटीरियर एंगल. So this is equal to sum of two interior opposite. अब इंटीरियर ऑपोजिट कौन से हैं? एंगल OAC प्लस एंगल OCA. अब ये और ये इन दोनों के सम के इक्वल आया. एक बात बताओ, मुझे तो इससे रिलेट करने, तो मैं इस पे क्यों जाऊंगी? अब इसको हटाएं कैसे? बात बताओ, ये और ये तो इक्वल है ना, OA और AC. OA और OC इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल, राइट. तो फिर एंगल OAC की भी जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल OCA. तो एंगल OCA प्लस एंगल OCA. अब रीजन लिखना पड़ेगा. सिंस OA is equal to OC being radii, angle OCA is equal to angle OAC. ठीक है. Now this is equal to 2 times angle OCA. अब ये एंगल हो गया इसका डबल. अब ये वाला इसका डबल शो कर देते हैं. कैसे? सेम वे. नाउ इन ट्राइंगल OBC क्या पता है? OB is equal to OC. रीजन रेडियाई है, तो इसमें भी एंगल OBC is equal to एंगल OCB. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंड एंगल DOB कैसा एंगल है? एक्स ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल. तो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट, एंगल OCB प्लस एंगल OBC. अब ये दोनों इक्वल थे तो एंगल OCB प्लस एंगल OCB, ये क्या बन गया? 2 टाइम्स एंगल OCB. ठीक है. अब ये भी मिल गया. अब मेरे को तो पूरा चाहिए. नाउ एंगल AOB किसके इक्वल है? दिस प्लस दिस. ठीक है. नाउ एंगल AOD प्लस एंगल DOB. अब AOD कहाँ आया था? ये रहा. 2 टाइम्स एंगल OCA प्लस DOB, 2 टाइम्स एंगल OCB. अब देखें OCA एंड OCB क्या मिलके बन रहे हैं? एंगल ACB. दिस इज 2 टाइम्स एंगल ACB. यही प्रूव करना था तुम्हें. अब सेम प्रूफ इस केस में भी वर्क करेगा. C को O से ज्वाइन कर दो, D तक प्रोड्यूस कर दो. अब ये एक्सटीरियर एंगल है इसका, ये और ये रेडियस, ये दोनों एंगल्स इक्वल, तो ये एंगल इसका डबल. अब इधर से ये और ये रेडियस, ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये और ये डबल. ठीक है. अब इस केस में C को O से ज्वाइन कर दो, ये D. अब ये एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के. ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के सम के. सेम प्रूफ. ठीक है. तो डायग्राम्स 3 चाहिए थी, प्रूफ एक ही लिखना था. ठीक है. यस. Next, move on to question number 12. Question is factorize x cube plus 13x square plus 32x plus 20. अब इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी है. पॉलिनोमियल कैसी है? क्यूबिक. क्यूबिक की फैक्टराइजेशन तो आती ही नहीं. किसकी आती है? क्वाड्रेटिक की. अब अगर क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन आती है तो इसकी भी आराम से कर सकते हैं. कैसे? अगर एक लीनियर फैक्टर फाइंड कर ले. अब लीनियर फैक्टर बोलो कैसे मिलेगा? फैक्टर थ्योरम से. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा क्या है? फैक्टर. यही कहती है. अब 0 ढूंढ लो. 0 कैसे ढूंढे? पॉलिनोमियल कितना अच्छा है विथ इंटेग्रल कोफिशिएंट्स. देखना जरा. और तो और लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 है. तो अगर तो इसकी कोई इंटेग्रल 0 हुई, किसको डिवाइड करेगी?
कांस्टेंट टर्म को, 20 को, तो फिर फैक्टर्स ऑफ 20 लिख लो। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या होंगे? +-1 +-2 +-4 +-5 एंड सो ऑन। अगर तो कोई इंटेग्रल जीरो होगी तो इनमें से ही होगी। बात बताओ, जब मैं चेक करूंगी से दिस पॉलिनोमियल इज f of x, क्या मुझे f of 1, f of 2, f of 4 चेक करने की जरूरत है? पॉजिटिव नंबर्स के साथ ये सारे क्वांटिटीज क्या हैं? पॉजिटिव 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 ऐड होके कभी जीरो देगा तुम्हें? तो देगा ही नहीं। तो इसका मतलब पॉजिटिव तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं नेगेटिव से चेक करूंगी। तो f of -1 करें चेक। x की जगह क्या रखना है? -1, तो -1³ प्लस 13 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। नाउ -1³ -1 -1² प्लस 1 13 -32 प्लस 20, इन दोनों का सम 43, इन दोनों का सम -43, तो -43 प्लस 43 तो बन गया 0। कुछ नहीं करना पड़ा, पहले पे मिल गया तुम्हें। ऑब्जर्वेशन ध्यान से। अब f of -1 0 है, तो बोलो -1 इस पॉलिनोमियल की क्या है? 0। तो फैक्टर क्या होगा? x + 1 इज फैक्टर ऑफ f of x। अगर ये f(x) का फैक्टर है तो f of x को क्या लिख सकते हैं? x + 1 इंटू सम अदर फैक्टर से q of x। अब q of x फाइंड कर लेते हैं। कैसे करें? बोलो, लॉन्ग डिवीजन से। अब यहाँ पे क्या है? x + 1 पॉलिनोमियल x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 करें। यहाँ x³ यहाँ x बोलो किससे मल्टीप्लाई करोगे? x² से, तो x³ प्लस x², सब्ट्रैक्शन की साइन चेंज, ये और ये कैंसिल, 13x² माइनस x², 12x²। अब यहाँ से एक टर्म नीचे, 32x, यहाँ 12x² है, यहाँ x किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12x से। नाउ 12x² प्लस 12x, सब्ट्रैक्शन करी, साइन चेंज, 32x माइनस 12x दैट इज 20x। यहाँ से ये टर्म नीचे लेके आए, प्लस 20। अब ये 20x यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्लस 20 से, तो 20x² प्लस 20, सब्ट्रैक्शन करी, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो 0 ही आना था, क्यों? फैक्टर जो था। तो qx मिल गया तुम्हें, ये है तुम्हारा q of x। रख दो इसको, x + 1 इंटू qx इज x² प्लस 12x प्लस 20। क्या क्वेश्चन हो गया? नहीं। जब तक क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन नहीं कर लेते तब तक इनकम्प्लीट है। क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन बोलो कैसे करते हो? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो। मिडल टर्म स्प्लिट, दो नंबर्स कैसे सोचने हैं? जिनका सम 12 हो, प्रोडक्ट क्या हो? 20 इंटू 1 20। सोचो 12 और 20। अच्छा, 1 और 20 से बात नहीं बनेगी, 2 और 10 क्या बात बन गई? बिल्कुल, रख दो। तो x + 1 इंटू x², 12x को क्या लिखोगे? 2x प्लस 10x प्लस 20। नाउ x + 1 इंटू, अब इन दोनों में से कॉमन x, बचा क्या? x + 2 प्लस इन दोनों में से कॉमन 10, तो बचा क्या? x + 2। अब ये एक टर्म दोनों में कॉमन x + 2, तो x + 1, अब ये क्या बन गया? x + 2 इंटू x + 10। ये है तुम्हारी फाइनल फैक्टराइजेशन। ध्यान से। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, केस स्टडी। देखें क्या कहते हैं। द ग्रेट स्तूपा एट सांची is one of the oldest stone structures in India and an important monument of Indian architecture. It was originally commissioned by the Emperor Ashoka in the 3rd century BCE. Its nucleus was a simple hemispherical brick structure built over the relics of the Buddha. It is a perfect example of combination of solid figures. A big hemispherical dome with the cuboidal structure mounted on it. ये देखो दिखा रखा है उसने इस डायग्राम में कि ये हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर और एक इसके ऊपर क्या है? क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर माउंटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज 14 मीटर। अब हेमिस्फेरिकल डोम की हाइट ये दे दिया उसने
दिस इज 14 मीटर। बात बताओ, ये तुम्हारा हेमिस्फीयर है जो, ठीक है, इसकी हाइट का मतलब ये लेंथ ना, ये किसके इक्वल होगी, जितना ये रेडियस है। अब हाइट दे रखी है मतलब रेडियस दे रखा है तुम्हें, ठीक है। अब रेडियस इज 14 मीटर और चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। करें कैलकुलेट, 2/3 पाई कुछ नहीं पता, 22/7 आर दैट इज 14 इंटू 14 इंटू 14, यही है। अब कर लो जरा कैलकुलेट, देखें 7 2 जार 14, अब मल्टीप्लाई कर लो, देन 22 इंटू 2 2 जार 4, 14 इंटू 14 196 ओवर 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 17248 ओवर 3, दैट इज 5749.333। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो ये चलता ही जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 5749.33 क्यूबिक मीटर्स, मीटर्स में है, ठीक है। यही फाइंड करना था। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ बेस क्या दे रखा है, 14, एक्चुअल इन ओरिजिनल क्वेश्चन दिस इज इन 14 मीटर्स, ध्यान से, ठीक है। अब ये देखें, वो कहते हैं इस हेमिस्फेरिकल डोम को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए। अब उसने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो तुम पूरे हेमिस्फीयर मान के चलोगे कि कवर कर रहे हो। ध्यान से, वी आर इंटरेस्टेड इन कवरिंग द हेमिस्फीयर। अब कौन कौन सा पार्ट कवर करना है, कर्व्ड सरफेस पार्ट, तो किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ 2 इंटू पाई कुछ नहीं बोला, 22/7 आर दैट इज 14, 14 इंटू 14, 7 2 जार 14, अब 22 इंटू 2 2 जार 4, 14 4 जार 56, अब 56 इंटू 22 करना आसान है, 56 2 जार 112 इंटू ये आया 2321, तो ये आया 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से, यूनिट्स गलत नहीं लिखने ने, ठीक है। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं वो, ऑन वन पेज ऑफ ए डायरेक्टरी देयर आर 200 टेलीफोन नंबर्स, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट इज गिवन एज अंडर। मतलब कोई टेलीफोन नंबर है से तुम्हारे पास 9041528996 कुछ भी ऐसा सा, ठीक है। अब यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 6, ऐसे ऐसे यूनिट डिजिट्स की बात करिए, वो नोट किए। अब यूनिट प्लेस डिजिट 0 है कितने नंबर्स में, 23, 1 है 20 नंबर्स में, 2 है 22 नंबर्स में, 3 है 15 नंबर्स में एंड सो ऑन। ये गिवन है तुम्हें। वो कहते हैं फ्रॉम दिस पेज वन ऑफ द नंबर्स इज चोजन एट रैंडम, वन नंबर चूज कर लिया। अब what is the probability that the unit place digit in the chosen number is 3? अब unit place digit क्या होना चाहिए, 3, इसकी probability बतानी है। बात बताओ, एक्सपेरिमेंट क्या था तुम्हारा, नंबर चूज किया, कितने नंबर्स में से, 200 नंबर्स में से। अब probability of an event होती क्या है, डिनोमिनेटर में total number of trials and न्यूमिनेटर में number of trials in which event has occurred, यही होती है। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, देखो 200 टेलीफोन नंबर्स हैं, मैं पहला भी चूज कर सकती हूँ, दूसरा भी चूज कर सकती हूँ, तीसरा भी चूज कर सकती हूँ, ऐसे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 200, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 200 है। कहते हैं इन विच इवेंट हैज अकर्ड, इवेंट क्या था, दैट द यूनिट प्लेस डिजिट इन द चोजन नंबर इज 3। अब चोजन नंबर 3, यूनिट प्लेस डिजिट इन द चोजन नंबर इज 3। अब देखें ये रहा 3, कितने नंबर्स में है, 15 नंबर्स में, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज अकर्ड, कितने ट्रायल्स, 15। अब ये है प्रोबेबिलिटी,
अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो साथ में 0 तो 3/40। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखें, वो क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द यूनिट प्लेस डिजिट इन द चोजन नंबर इज एटलीस्ट 7। एटलीस्ट 7 मतलब 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो तो हमें पता ही है 200। अब इन विच इवेंट हैज अकर्ड, इवेंट क्या है, एटलीस्ट 7, दिस मतलब 7 8 और 9 कुछ भी हो, तो कैसे कितने हैं ट्रायल्स, 21 प्लस 15 प्लस 19। अब कर दो ऐड, 21 प्लस 15 दैट इज 36, 36 प्लस 19 दैट इज 55, 55 ओवर 200। 5 के टेबल पे 5 11s आर 55 एंड 5 4s आर 20, तो 11/40। ये आ गई तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, बी पार्ट। क्वेश्चन इज अ ज्वेलर हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसलेट्स इन हिज शॉप. Sunita wants to purchase a bracelet for her sister's birthday gift. When Sunita goes to the shop, she finds the following data, which represents the number of bracelets of different types in the shop. क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रेसलेट बैंगल्स ऐसे कितने हैं, 50 चेन, 74 कफ, 48 चार्म, 96 एंड पर्ल, 92. In total there are 360. What is the probability that she chooses neither bangle नॉर पर्ल ब्रेसलेट? अब प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, नीदर बेंगल नॉर पर्ल। अब देखें, अब ये भी नहीं चूज करना, ये भी नहीं चूज करना, तो फिर क्या क्या चूज कर सकती है, चेन में से, कफ में से, चार्म में से, इसमें से ही कर सकती है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 360। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब फेवरेबल क्या है, चेन कफ और चार्म, ऐसे कितने हैं, 74 प्लस 48 प्लस 96। अब इनको जरा ऐड कर दो, सम करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 218/360। अब डिवाइड कर सकते हो 2 के टेबल पे, 109 ओवर 180, ये आएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी चूजेस अ कफ ब्रेसलेट? इसकी चाहिए प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 360। अब फेवरेबल क्या है, कफ, ये रहा, कितने हैं, दैट इज 48, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 48। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 48 ओवर 360, 24 के टेबल पे 24 2s आर 48, 24 15s आर 360 होते हैं, 2/15, ये आ गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, राइट। एंड दिस completes your paper. Okay, bye bye, see you next time.